हाय, हाउ आर यू टुडे? आई होप लास्ट वाले लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अगर कोई प्रॉब्लम आती है प्लीज पुट ए कमेंट. आई विल गिव द आंसर राइट अवे बिकॉज दीज डेज वी आर ऑलवेज ऑनलाइन. तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने एनारोबिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में आपकी बॉडी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, समहाउ कुछ नेगेटिव चेंजेस आते हैं, बट वो उसको हमें काउंट नहीं करते. देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड. और आज हम बात करेंगे कि जैसे आपने एनारोबिक ट्रेनिंग की थी उसी तरीके से आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं. एनारोबिक ट्रेनिंग में आपने HIIT वर्कआउट हो गए, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी. अगर आप अच्छा वेट उठाते हैं, अच्छा आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराते हैं अपनी बॉडी को, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं. समहाउ नेगेटिव क्या होता है? आपके थोड़े से इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपके फॉर्म में टेक्निक गलत होती है. आज हम लेकिन ऐसा चांसेस नहीं होते. अगर आप अच्छा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच आपका होगा तो उसको पता होगा किस तरीके से आपका प्रॉपर फॉर्मिंग टेक्निक आपकी मेंटेन करानी है. तो आज हम बात करेंगे जिसका हमारा चैप्टर का नाम है एडेप्टेशन टू एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम. इट मींस जब कोई भी आप एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, एरोबिक ट्रेनिंग में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, आपकी बॉडी जो एटीपी प्रोड्यूस करती है वो एरोबिक सिस्टम से करती है, ऑक्सीडेटिव सिस्टम से करती है, जिसमें क्रैब साइकिल और आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ज्यादा प्राइमरी काम करती है. तो हम इसी के ऊपर आज बात करेंगे. वी शैल स्टार्ट नाउ. Let's start with the section outline. Acute response to aerobic exercise. Acute response का मतलब क्या होता है? जो आपके इमीडिएटली मतलब आने वाले एक हफ्ते में या 4 दिन में या इमीडिएटली आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं. क्रॉनिक का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म चेंजेस. तो सबसे पहली चीज हम बात क्या करते हैं, जिसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं. कार्डियक आउटपुट किस चीज को बोलते हैं? कार्डियक आउटपुट अभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जब आपका मैं आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर बनाऊंगा. बेसिकली कार्डियो आउटपुट क्या होता है? आपका हार्ट जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपके ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट होके जो आपके सिस्टेमिक सर्किट में भेजता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. तो स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू बीट्स पर मिनट इज इक्वल्स टू आपका कार्डियक आउटपुट. अगर आपके एक मिनट में आपका दिल 70 टाइम्स बीट कर रहा है तो अगर आप और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है अराउंड 250 ml, तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका कार्डियक आउटपुट हो जाएगा. तो कार्डियक आउटपुट बेसिकली आपका बढ़ता है. स्ट्रोक वॉल्यूम अभी मैंने आपको बताया वो भी बढ़ता है. आपकी जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट अगर आप इमीडिएटली वर्कआउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एलिवेट होगी. अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में जब आप रेस्टिंग हार्ट रेट की बात करते हैं वो रिड्यूस होती है. ऑक्सीजन अपटेक डेफिनेटली बढ़ जाता है. ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द वर्कआउट आपका बढ़ जाता है. अदरवाइज इसकी जो ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल सिचुएशन में रहता है. जो आपका स्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120/80. कंट्रोल ऑफ लोकल सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल. इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप एरोबिक वर्कआउट करते हैं, एरोबिक ट्रेनिंग करते हैं, तो जितना भी आपकी मसल्स काम कर रही हैं तो आपका हार्ट उस पर्टिकुलर मसल तक ब्लड को पंप करता है. और जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है वहां ज्यादा ब्लड को सर्कुलेट नहीं करता. तो बेसिकली क्या काम करता है? कंट्रोल ऑफ लोकल सर्कुलेशन. जहां पे आपकी बॉडी में ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है आपकी बॉडी वहीं पे उस ब्लड को भेजती है. दूसरा आता है जिसको रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज बोलते हैं. रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज क्या? गैस रिस्पॉन्सेज. गैस से जिसको हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं. आपकी बॉडी में अगर आप अच्छे एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक आपकी लंग्स के अंदर एक आपका फंक्शनल यूनिट होती है जिसको एल्वियोलाई बोलते हैं, जहां पे सारी गैसेस एक्सचेंज होती है. डिफ्यूजन का मतलब यही होता है जिसके ऊपर हम बात करेंगे. ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट. इट मींस अगर आप अच्छा एरोबिक वर्कआउट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी बेटर तरीके से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर पाएगी. और जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, जो आपका लैक्टिक एसिड होता है, अननेसेसरी हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उनको बेटर तरीके से रिमूव कर जाए, वहां से ब्लड से रिमूव करके आपके लिवर तक ले जाएगी. ओके, तो एक्यूट रिस्पॉन्स टू एरोबिक एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली चीज हम बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज. कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज का मतलब मैंने भी आपको बता दिया है. कार्डियक आउटपुट क्या होता है? फ्रॉम रेस्ट टू स्टेडी स्टेट एरोबिक एक्सरसाइज कार्डियक आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेस रैपिडली. इट मींस आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा ड्यूरिंग द वर्कआउट. अगर नॉर्मली अगर आपका वो 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है आपका हार्ट आपकी पूरी बॉडी में 1 मिनट में, तो ड्यूरिंग द वर्कआउट बेस्ड ऑन द इंटेंसिटी इट कैन गो अप टू 20 to 25 लीटर्स. तो इट मींस आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा. With maximal exercise, cardiac output may increase to 4 times the resting level. अभी मैंने आपको बता दिया 4 टाइम रेस्टिंग लेवल. अगर रेस्टिंग लेवल पर 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है 1 मिनट में, तो आपका जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा ड्यूरिंग वर्कआउट इट कैन पंप अप टू 20 to 25 लीटर्स.
स्ट्रोक वॉल्यूम आपको पता है, देखो स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली डेफिनेटली बढ़ेगा आपका। स्ट्रोक वॉल्यूम को समझने का मतलब क्या है, याद रखिए जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो थ्रू द अयोर्टा आपकी पूरी बॉडी में सिस्टेमिक सर्किट में जो आप ब्लड को पंप करता है वो बढ़ेगा। और अगर आप अच्छे तरीके से वर्कआउट करते हैं तो जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी बेटर तरीके से होती है, तो एक कॉन्ट्रैक्शन में वो ज्यादा ब्लड को पंप कर पाएगा। At onset of exercise, sympathetic stimulation increases stroke volume। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में दो तरीके के काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। सिंपैथेटिक का मतलब समझिए जिसको फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम, नॉट एग्जैक्टली सिंड्रोम, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक में रेस्ट और डाइजेस्ट। जब भी आप शांति से बैठे हैं, आप बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, तब आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक भी होती है। और जब भी आप एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं, चाहे जिम में कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी खेल रहे हैं या फिर समहाउ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जिसमें आपकी बिल्कुल जीने मरने वाली बात है, तब आपकी बॉडी पैरासिम्पैथेटिक पे जाती है। तो अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेटर आपकी बॉडी ज्यादातर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जाएगी। हार्ट रेट इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या है, अगर आप एनारोबिक वर्कआउट करते हैं तो उसमें एनारोबिक वर्कआउट में आपकी जो हार्ट रेट है वो एकदम शूट अप कर जाती है। अगर आप वल्सोवर मनोवर भी कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा क्या होता है। लेकिन अगर आपकी एरोबिक ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप कार्डियो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें आपकी स्लोली धीरे धीरे करके अपनी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो आपकी जो हार्ट रेट है वो एक लीनियर वे में ऊपर बढ़ेगी। ऑक्सीजन अपटेक, डेफिनेटली ऑक्सीजन अपटेक विल इंक्रीज। एनारोबिक में आपके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एटीपी प्रोडक्शन में, आपकी फोर्थ जनरेशन में। लेकिन एरोबिक वर्कआउट कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा। अब ऑक्सीजन इनटेक आपकी हाइपरवेंटिलेशन से भी हो सकता है और या फिर आपकी बॉडी की टेंडेंसी भी रहेगी ज्यादा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में थ्रू द ब्लड। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर रिस्पॉन्सेस, ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जितनी आर्टरीज और वेन्स, दो टर्म है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में सिस्टेमिक सर्किट में जाता है वो हमेशा आर्टरीज के थ्रू जाता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वापस आपके हार्ट के अंदर आता है आपके एट्रियम्स में थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, वो आपका वेन्स के थ्रू आता है। तो याद रखिए ब्लड प्रेशर का मतलब यही होता है जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड आपकी आर्टरीज के ऊपर। और जितनी भी आर्टरीज हैं वो प्रेशर के हिसाब से डायलेट होती हैं या फिर कंस्ट्रक्ट होती हैं, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी या डायलेट होंगी। तो उन्हीं की डायलेशन, मतलब जितना प्रेशर आपका ब्लड स्टॉलिक और डायस्टॉलिक, स्टॉलिक का मतलब होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और बाकी जो आर्टरीज हैं वो आपकी एक्सपेंड हो रही है, तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको स्टॉलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और डायस्टॉलिक का मतलब क्या होता है, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, जब वो ब्लड को पंप नहीं कर होता, जब आपका हार्ट में ब्लड फिल हो रहा होता है, तो उसको हम डायस्टॉलिक बोलते हैं। मतलब जो भी आपकी आर्टरीज हैं वो रिलैक्स होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जस्ट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर, उसको बोलते हैं डायस्टॉलिक और स्टॉलिक। और अगर आप अच्छा एरोबिक वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं रेट प्रेशर प्रोडक्ट। रेट प्रेशर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है आपकी जो आर्टरी, जो स्टॉलिक ब्लड प्रेशर होता है, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आपकी आर्टरीज पे, उसको हम बोलते हैं रेट प्रेशर प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा एक तरीका होता है, हार्ट रेट आपकी कितनी बीट्स पर मिनट हुई इनटू स्टॉलिक ब्लड प्रेशर। अगर जो हमारा आइडियल 120/80 होता है, जिसमें 120 आपका स्टॉलिक होता है और 80 आपका डायस्टॉलिक होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे हार्ट रेट को स्टॉलिक ब्लड प्रेशर, तो आपको मिल जाएगा रेट प्रेशर प्रोडक्ट। इनडायरेक्ट मेजर ऑफ मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब मायोकार्डियल क्या होता है, मायोकार्डियल का मतलब जब आपका हार्ट जब काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपकी पूरी बॉडी को होती है, तो उसी तरीके से आपकी हार्ट की मसल्स को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो मायोकार्डियल का मतलब वही है कितनी ऑक्सीजन आपकी हार्ट की मसल्स को मिल रही है। इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली विद एक्सरसाइज, डेफिनेटली इंक्रीज होता है। यूज्ड टू कैरेक्टराइज कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस। रेट प्रेशर से आपका ये भी पता चल जाएगा कि आपकी कार्डियोवास्कुलर परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। नॉर्मल क्या होता है, 20 to 35 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी बीट्स पर मिनट इंटू 10⁻³ रेज़ टू -3। अब हम बात करते हैं जिसको MAP बोलते हैं, मीन आर्टियल प्रेशर इज द एवरेज आर्टियल प्रेशर ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। मतलब
आपकी पूरी जो कार्डियक साइकिल होती है, जो आपका ब्लड फ्लो करता है और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पूरी कार्डियक साइकिल होगी, उसमें जो एवरेज ब्लड प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज आर्टियल प्रेशर, जिसको मीन आर्टियल प्रेशर भी बोलते हैं। MAP is considered to be the perfusion pressure seen by organs in the body। मतलब इसका क्या होता है, जब आपके जो हार्ट है, जब वो वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो एक सर्टेन प्रेशर होना जरूरी होता है। समझो आपके घर में जो मोटर चलती है और आपकी जो वाटर टैंक है वो सेकंड फ्लोर पे है, तो आपकी मोटर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर मिनिमम इतना जनरेट करना पड़ता है, तभी आपके सेकंड फ्लोर का जो टैंक है तब भर पाएगा। इसी तरीके से जो आपका हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल है उसको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर को एक्सर्ट करना पड़ेगा ताकि आपके सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर तरीके से ब्लड मिल पाए। तो आपके मीन आर्टियल प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इससे जो ज्यादा होता है जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, अदरवाइज इससे कम होगा तो वो अगर 60 से बिलो होगा इट मींस इट्स नॉट नॉर्मल। तो इतना होना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर सारे ऑर्गन्स तक आपका ब्लड प्रॉपर्ली जा पाएगा। अब आता है जिसको कार्डियोवैस्कुलर रिस्पॉन्सेज बोलते हैं, कंट्रोल ऑफ लोकल रेगुलेशन। अब मैंने आपको बता ही दिया कंट्रोल ऑफ लोकल रेगुलेशन में क्या होता है। ड्यूरिंग एरोबिक एक्सरसाइज ब्लड फ्लो टू एक्टिव मसल्स इज कंसिडरेबली इंक्रीज बाय द डायलेशन ऑफ लोकल आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स का मतलब कुछ भी नहीं होता, आपकी जो आर्टरीज हैं जब वो आपकी कैपिलरीज में जाती हैं तो उसी को हम बेसिकली एक बंच ऑफ आर्टरीज जो आपकी अलग कैपिलरीज में चली जाती हैं। और कैपिलरीज क्या होता है, आपने देखा होगा स्किन के नीचे बहुत पतली पतली लाल लाल सी आपको दिखती हैं, दैट इज कॉल्ड आर्टरीज, सॉरी कैपिलरीज। तो आर्टरीज में क्या होता है, आपकी डायलेशन होती है ताकि बेटर तरीके से ब्लड फ्लो हो पाए। एट द सेम टाइम ब्लड फ्लो टू द अदर ऑर्गन सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्टियोल्स। इसका मतलब क्या है, जहां पे आपका वर्कआउट हो रहा है, जो पर्टिकुलर मस्कुलर सिस्टम आपका काम कर रहा है जिस पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे ज्यादा ब्लड को पहुंचाया जाता है। और ऐसी जगह पे जहां वर्कआउट नहीं हो रहा या किसी ऑर्गन में, वहां की जो आर्टरीज हैं वो आपकी थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जहां पे एक्सरसाइज हो रही है वहां की जो आर्टरीज हैं वो डायलेट हो जाती हैं, ताकि जहां पे वर्कआउट हो रहा है, जहां पे आपका लैक्टिक एसिड बिल्डअप हो रहा है, जहां पे न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां की आर्टरीज आपकी डायलेट हो जाएंगी, डायलेशन हो जाएगा। और जहां पे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो एट रेस्ट 15 to 20% ऑफ आपकी कार्डियोवैस्कुलर रिस्पांस में जो कंट्रोल ऑफ लोकल रेगुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वर्किंग मसल्स। जो विग्रस नॉर्मली क्या होता है, आपका 15 to 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट आपकी नॉर्मल मसल तक जाता है, लेकिन जब विग्रस वर्कआउट करते हैं इट कैन इंक्रीज अप टू 90%। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज। रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज का मतलब क्या होता है, एरोबिक एक्सरसाइज प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट ऑन द बोथ ऑक्सीजन अपटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और आपकी बॉडी से जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं ऑब्वियसली वो भी ज्यादा करते हैं। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द टिश्यू, कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न टू द लंग्स and minute ventilation provide for the appropriate level of alveoli gas concentration during aerobic exercise। इसका मतलब क्या होता है, आपका मिनट वेंटिलेशन का मतलब कितनी ऑक्सीजन टोटल गैस आपके लंग्स के अंदर टोटल आई 1 मिनट में, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 मिनट में कितना आया थ्रू इंस्पिरेशन आपका, उसको हम बोलते हैं मिनट वेंटिलेशन। और जितना ज्यादा अच्छा एरोबिक वर्कआउट करेंगे उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी में टिश्यू तक, मसल्स तक आपकी, और जहां पे एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, वो पूरा जो एक साइकिल होगी वो उतनी बेटर तरीके से काम करेगी। अब हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपके लंग्स की कैपेसिटी, कितनी ज्यादा इंस्पिरेशन में आप अपने गैस को अंदर ले जा सकते हैं लंग्स में, उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एयर दैट मूव इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स विद ईच ब्रेथ अप्रोक्सीमेटली 500 ml, मतलब आधा लीटर के करीब आप जो टोटल गैसेस हैं आपके अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, मतलब टोटल आपकी लंग्स का वॉल्यूम जिसमें आप मैक्सिमम तरीके से कितना आप इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं, वो जो टोटल वॉल्यूम होता है उसको हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली बियॉन्ड द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली आपके जो लंग्स का वॉल्यूम होता है, और आपका जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब फोर्सफुली कितना आप अपनी बॉडी के अंदर और गैसेस को ले जा सकते हैं अपनी लंग्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा क्या होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
एयर दैट कैन बी इवैक्यूएटेड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर ए टाइडल एक्सपिरेशन। मतलब जो फोर्सफुली आप एक्सेल करेंगे, ऑब्वियसली देयर इज सम रिजर्व, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ गैस हमेशा अंदर रहता है आपके लंग्स में, लेकिन फोर्सफुली कितनी मैक्सिमम गैस को आप बाहर निकाल सकते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब जो भी मैंने बताया था, एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर स्ट्रेनस एक्सपिरेशन, मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस आपकी लंग्स में ऑब्वियसली रह जाती है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम होना जरूरी है आपकी एल्वियोलाई को बिल्कुल इंफ्लेटेड रखने में, अदरवाइज वो कोलैप्स हो जाएंगी। अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं वेंटिलेटरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या होता है? द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वेंटिलेटिंग द लंग्स टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। मतलब कितनी आपकी गैस, कितनी जो एयर है वो सर्कुलेट हो रही है आपकी लंग्स के अंदर, उसकी रेशियो और कितनी ऑक्सीजन आपकी बॉडी ने कंज्यूम करी है, उस चीज को बोलते हैं वेंटिलेटरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। इट इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपायर्ड पर मिनट टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब कितनी गैस आपने पर मिनट में एक्सेल करी है और कितनी ऑक्सीजन उस गैस से आपने कंज्यूम करी है, तो इसको हम बोलते हैं वेंटिलेटरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। अब एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल इज द स्टडी ऑफ ऑब्वियसली ह्यूमन बॉडी, उसके ऑर्गन्स के ऊपर। डेड स्पेस का मतलब जिसका यहाँ पे कोई भी, अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बात कर रहे हैं तो जो एक्चुअल में काम नहीं कर रही लेकिन फिर भी वहां पे आपकी एयर रहती है, तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस आपका क्या होता है? इंटरनल वॉल्यूम ऑफ द अपर एयरवेज। जब आप सांस लेते हैं, आप नोज से लेते हैं, तो ये जो आपका नोज के थ्रू जा रही है आपकी फेरेंक्स, दिस इज फेरेंक्स रीजन, ये लैरिंक्स होता है आपका, ये फेरेंक्स रीजन होता है। जो एयर जा रही है आपकी लंग्स तक, तो इसमें जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है जहां पे कोई भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होती, तो वहां पे वो जो कौन सा है, एक तो नोज है, यहाँ पे भी आपकी एयर जा रही है लेकिन यहाँ पे कोई भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होती, आपकी ट्रैकिया में नहीं होती, फेरेंक्स रीजन में नहीं होती, और ब्रोंकिया, दिस इज ब्रोंकिया, ये आगे जाके ब्रोंक्यूल बन जाते हैं, और एल्वियोलाई सबसे लास्ट में होते हैं। सो दिस इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस, यहाँ पे कोई भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होती, यहाँ पे जो एयर होती है वो कोई काम नहीं कर पाती। अब आता है जिसको हम बोलते हैं आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। मतलब आपकी बॉडी में जो एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो एल्वियोलाई में होते हैं, दिस इज एल्वियोलाई। तो याद रखो, एल्वियोलाई इज लाइक ए बंच ऑफ ग्रेप्स, जहां पे थ्रू द डिफ्यूजन आपका गैसेस एक्सचेंज होती है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? कोई भी गैस है, कोई भी चीज आपका, चाहे पानी है चाहे गैस है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। तो इनमें जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है आपके वेनस ब्लड में और आपके आर्टरीज का जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, तो जो भी गैसेज एक्सचेंज होती है वो एल्वियोलाई पे होती है। पर हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता कि 100%, अगर आपका होती तो मिलियंस में एल्वियोलाई होती है, उससे भी ज्यादा होती है, लेकिन कुछ एल्वियोलाइज ड्यू टू स्मोकिंग या किसी भी रीजन से डेड हो जाती हैं, जहां पे कोई भी आपका गैसेज एक्सचेंज नहीं होता, तो इसको हम बोलते हैं आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो ये जो एल्वियोलाई जो एक्टिवली काम नहीं कर रही, जो बिल्कुल डेड हो चुकी है थ्रू एनी रीजन, उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब हम बात करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मैंने भी आपको बता दिया था, gas exchange occurs in the lungs at the alveolar capillary interface and the muscle at the tissue capillary interface through diffusion। diffusion मैंने भी आपको बता दिया, चाहे गैस है चाहे पानी है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। समझो एक बलून के अंदर जब हवा डालते हैं तो बलून का प्रेशर अंदर बढ़ जाता है थ्रू एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर। तो जैसे इस बलून के आप पीछे की साइड से उसको ओपन करते हैं तो बलून ट्रेवल करता है और वो जो एयर निकल जाती है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में जितनी भी गैसेज एक्सचेंज होती हैं, जितनी भी आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, जितनी भी बॉडी में एल्वियोलाई में आपकी गैस एक्सचेंज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आपकी ब्लड में जाती है और ऑक्सीजन आपकी थ्रू द एल्वियोलाई बॉडी के अंदर आ जाती है, वो हमेशा आपकी डिफ्यूजन से होती है। तो इंटायरली इस पूरी चीज में यही बताया गया है। अब हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट।
ऑब्वियसली जब आप सांस लेते हैं आपकी बॉडी में थ्रू द पल्मरी सर्किट ऑक्सीजन आ जाती है, और जब वो थ्रू द सिस्टेमिक सर्किट आपकी वर्किंग मसल तक जाती है तो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और आपकी पूरी बॉडी में ले जाते हैं। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट का बहुत ही मेजर रोल आ जाता है। आपकी बॉडी में वर्किंग मसल तक जितना भी ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने का काम होता है वो हमेशा ब्लड करता है। और उसके बाद में जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट होते हैं, जब आप हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करते हैं या फिर थोड़ी सी भी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहां पे एक बाय प्रोडक्ट, जब आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, लैक्टेट फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, जिसको वहां से रिमूव करना जरूरी है। लेकिन अब जब आप एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी के पास इनफ टाइम होता है उस बाय प्रोडक्ट को वहां से रिमूव करने का। तो जो बेसिकली ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट वो यही काम करता है, आपकी वर्किंग मसल्स तक आपका प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचाता है, न्यूट्रिएंट पहुंचाता है, और जो लैक्टिक एसिड होता है, जो लैक्टेट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, उसको आपकी वर्किंग मसल से रिमूव कर देता है ताकि आप लंबे टाइम तक वर्कआउट कर पाए और जो आपका पीएच लेवल है वो ज्यादा डाउन नहीं जाता। अब क्रॉनिक अडेप्टेशन और ट्रेनिंग। क्रॉनिक अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अब लॉन्ग टर्म चेंजेस आपकी बॉडी में क्या आ रहे हैं, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं अगर आप लंबे टाइम तक एरोबिक वर्कआउट करते हैं। अब हम बात करते हैं हार्ट साइज की। हार्ट साइज में वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट हार्ट का बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी, हाइपर साइज का मतलब पूरे हार्ट का जो साइज बढ़ना होता है। टिल एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, पर जितना ज्यादा साइज बढ़ता है वो हमेशा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का बढ़ता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल, अगर आप अच्छे कार्डियक वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छा एरोबिक वर्कआउट कर रहे हैं, तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है और उसकी मसल थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जो इसको हम कार्डियक हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं। अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो तो तब भी अच्छा नहीं होता, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में आपकी जितनी भी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल जितनी ज्यादा स्ट्रांग होंगी उतना ही उनका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, और जिससे आपकी हार्ट रेट, नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट थोड़ी सी डाउन आ जाएगी, जिससे बेटर तरीके से मतलब कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। कम बीट्स में ही आपका हार्ट ज्यादा ब्लड को पंप कर सकता है। तो आपका हार्ट साइज बढ़ जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली एक बार कॉन्ट्रैक्शन में कितना ब्लड पंप करता है, आपकी हार्ट रेट डाउन आ जाएगी। अब समझो आपके हार्ट को अगर 25 लीटर जो ब्लड है उसको वो 100 बीट्स पर मिनट में अगर आपकी बॉडी में भेजता है, तो अगर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल स्ट्रांग होगी तो हो सकता है वो उन्हें सिर्फ 60 बीट्स पर मिनट में भेजे या 70 बीट्स में। इसका मतलब आपकी हार्ट की मसल को उतना ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही। इसका मतलब क्या है, आपके जो हार्ट पे कम प्रेशर आ रहा है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली एंट्रियो और वेनस जो डिफरेंस है, जिसको हम एट्रियल वेनस डिफरेंस बोलते हैं, मतलब आपकी बॉडी में जिसको VO2 मैक्स से भी हम रिलेट कर सकते हैं, जितना ऑक्सीजन आपने इनहेल किया उसमें कितना ज्यादा आपकी बॉडी कितनी बेटर तरीके से ऑक्सीजन को यूज कर रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, जितनी ऑक्सीजन आपने ली और कितनी ऑक्सीजन बाहर निकाली, तो ऑब्वियसली अगर 100 ml आपने ऑक्सीजन ली है और आपने उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन को यूज कर लिया है, तो आपका इसका डिफरेंस उतना ही कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो एंड कैपिलराइजेशन ऑफ द हार्ट एंड स्केलेटल मसल। आपका जो ब्लड फ्लो है बढ़ जाएगा, और जितनी भी जो आपकी मसल्स हैं वहां पे ज्यादा डेंस, जिसमें मसल्स में आपके स्लो टू फाइबर होते हैं, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, उस पे ब्लड कैपिलरीज ज्यादा फॉर्म हो जाएंगी ताकि उनको प्रॉपर तरीके से अच्छा न्यूट्रिएंट मिले और लैक्टेट भी वहां से अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए और ऑक्सीजन भी उनको ज्यादा मिले। ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा। पल्मरी डिफ्यूजन एट द लंग्स, ऑब्वियसली आप बेटर तरीके से वहां पे आपकी लंग्स में डिफ्यूजन हो जाएगा, बेटर तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में वापस जाएगी आपके एक्सहेल करने में, और उतनी ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी ले पाएगी जितनी गैसेस एक्सचेंज होंगी आपकी एल्वियोलाई पे। मिनट वेंटिलेशन ऑब्वियसली आपका बढ़ जाएगा, VO2 मैक्सिमम बढ़ जाएगा। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी अडेप्टेशन टू एंड्योरेंस ट्रेनिंग, लिटिल इफेक्ट ऑन लंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एट रेस्ट। अब ये क्रॉनिक अडेप्टेशन है, लंबे टाइम की अडेप्टेशन है, ज्यादा आपके लंग्स के स्ट्रक्चर में ज्यादा चेंज नहीं आता है एट रेस्ट। इंक्रीज इन पल्मरी वेंटिलेशन ड्यूरिंग मैक्सिमम एक्सरसाइज। पल्मरी वेंटिलेशन मतलब क्या है, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेटर तरीके से, ज्यादा अच्छे तरीके से जो भी गैसेज आ रही हैं उसको ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल पाएगा। टाइडल वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट आपकी बढ़ जाएगी। अब थर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी डिफ्यूजन इंक्रीज एट मैक्सिमल एक्सरसाइज ड्यू टू इंक्रीज वेंटिलेशन एंड लंग परफ्यूजन।
मतलब पल्मोनरी डिफ्यूजन आपका बढ़ जाएगा, जो सेम चीज मैंने आप बताई थी। जितनी आप एयर को अंदर इनहेल कर रहे हैं उतने बेटर तरीके से आप ऑक्सीजन को यूज कर पाएंगे, उसका डिफ्यूजन उतना बेटर होगा और उतनी ही अच्छे तरीके से आप ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल पाएंगे। जो पूरी साइकिल होती है, जो पूरा प्रोसेस होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आपका जो एट्रियल और वेनस का डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन डिफरेंस इंक्रीजेस विद ट्रेनिंग, रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू। अब एंट्रो वेनस जो डिफरेंस होता है वो इंक्रीज करेगा विद द ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्टिंग इंक्रीज एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन एट द टिश्यू। आपका टिश्यूज है वो बेटर तरीके से आपकी उतनी ही ज्यादा, अगर हम इसके बात करें उसको सीधे VO2 मैक्स से कंपेयर कर सकते हैं, जितना ही बेटर तरीके से वर्कआउट करेंगे एरोबिक, आपकी बॉडी की मसल्स की टिश्यूज की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने की। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एडेप्टेशंस। Ventilatory adaptation are highly specific to activities that involve the type of exercise used in the training. Ventilatory adaptation मतलब जो वेंटिलेशन होती है, जिस तरीके से आप सांस लेते हैं, वो अपने बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको हम बेटर बोलेंगे आपकी बॉडी के लिए, वो चेंज होते हैं। ट्रेनिंग एडेप्टेशन इंक्लूड इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, जिसके बारे में मैं बात करी थी, आपका टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी विद मैक्सिमम एक्सरसाइज, अगर आप अच्छे इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, आपके जो एरोबिकली आप थोड़ी भी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो आपकी जो इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम, तो मैंने अभी आपको बता दिया, ब्रीदिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, या फिर जिसको हम वेंटिलेशन भी बोलते हैं। न्यूरल एडेप्टेशन, न्यूरल एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, आपका जो भी फटीग है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है आपकी, जिसमें सार्कोमियर होते हैं, वो थोड़ा बहुत फटीग उनमें रेजिस्टेंट हो जाएंगी और उनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा लंबे टाइम तक बिना थके काम कर पाएगा, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन। मैंने आप सबको बताया था आपके फाइबर्स होते हैं टाइप 1, टाइप 2A और टाइप X फाइबर्स होते हैं, जिसमें जो प्राइमरली आपके स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच होते हैं। स्लो ट्विच वो होते हैं जो बिना थके लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं कर सकते। तो अगर आप एनारोबिक कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर आपके टाइप 2A और टाइप 2X काम करते हैं, लेकिन एरोबिक वर्कआउट में आपके टाइप 1 फाइबर करते हैं, जिसको स्लो ट्विच करते हैं। तो जितने ज्यादा अच्छे एरोबिक ट्रेनिंग करेंगे, देयर इज अ चांस जिससे आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टाइप 1 फाइबर्स बढ़ जाएगा। ट्रांजिशन हो जाएगी टाइप 2X से टाइप 2A फाइबर में, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपके फाइबर्स हैं, जो आपके टाइप 2A होते हैं, उनकी चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन अ ट्रेनिंग स्टिमुलस। ट्रांजिशन स्मॉल ऑफ टाइप 2 टू टाइप 1 फाइबर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। टाइप 2 फाइबर्स कहीं ना कहीं टाइप 2A फाइबर्स आपके टाइप 1 फाइबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को अडैप्ट कर लेंगे। इंक्रीज नंबर ऑफ कैपिलरीज पर मसल फाइबर, ये बहुत जरूरी है, आपकी कैपिलरीज बढ़ जाएंगी पर मसल फाइबर, ताकि बेटर तरीके से उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिले। क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। इंक्रीज मायोग्लोबिन कंटेंट ऑफ मसल बाय 75 to 80%। मायोग्लोबिन क्या होता है, रेड ब्लड सेल आपके ऑक्सीजन कैरी करते हैं, और मायोग्लोबिन आपकी मसल में होता है जो रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन लेके आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। तो जो मायोग्लोबिन कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। इंक्रीज नंबर, साइज एंड ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है आपका एनर्जी पावर हाउस होता है, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, उसकी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं एरोबिक सिस्टम एडेप्टेशन, जिसको हम OBLA भी बोलते हैं, ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन। एनारोबिक जो वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पीएच लेवल डाउन जाता है, क्योंकि आपका जो लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टेट होता है, आपकी बॉडी इतनी फास्ट उसको रिमूव नहीं कर पाती, जिससे आपका वर्कआउट बिल्कुल बंद हो जाता है, आप ज्यादा लंबे टाइम तक वर्कआउट नहीं कर सकते एनारोबिकली। लेकिन अगर आप एरोबिकली वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको इनफ ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो लोकल सर्कुलेशन मैंने अभी बताया था। तो ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट कॉन्सेंट्रेशन, जो आपका एरोबिक थ्रेशोल्ड है, तो जितना अच्छे तरीके से वर्कआउट करेंगे वो बढ़ेगा। इट मींस आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम उतने ही बेटर तरीके से वहां से लैक्टेट को रिमूव कर पाएगा, जिससे आप एरोबिक और वर्कआउट बहुत ही लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपका एल्टीट्यूड पे क्या होता है। एक सर्टेन, अगर आप सी लेवल से ज्यादा अगर हाइट पे जाते हैं
तो वहां पे आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम आ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत कम होती है और आपकी बॉडी कम ऑक्सीजन में काम नहीं कर सकती, उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, जिससे कहीं ना कहीं आपका हेडेक होना, चक्कर आना, थोड़े से ऐसी सिचुएशन आ जाती है। और उसके साथ साथ क्या है, उसको कंपनसेट करने के लिए आपकी हार्ट रेट एलिवेट हो जाती है, आपकी हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, डिक्रीज ड्यू टू मैक्स एट हाई एल्टीट्यूड, आपकी ऑक्सीजन, आपके टिश्यूज की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डाउन हो जाएगी। अप टू मॉडरेट एल्टीट्यूड, जो आपकी 3900 मीटर से ज्यादा में अगर जाते हैं तो वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिक्रीज ड्यू टू मैक्स ड्यू टू डिक्रीज आर्टेरियल PO2, तो जो उसका प्रेशर होता है, आर्टेरियल प्रेशर, वो भी रिड्यूस होता है ज्यादा हाइट पे जाने पे। एट हायर एलिवेशन ड्यू टू मैक्स रिडक्शन आल्सो ड्यू टू फॉल इन आपका मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट, इट मींस आपका कार्डियक आउटपुट भी डाउन जाता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है अगर आप बहुत जल्दी अपनी हाइट को बढ़ा लें, अपनी मतलब आप जहां पे ट्रेवल कर रहे हैं या सी लेवल से ज्यादा जितनी हाइट पे आप बहुत जल्दी जाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अब आता है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। अगर बहुत जल्दी आप ज्यादा एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम होगी, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी और बिना ऑक्सीजन के आपकी बॉडी काम नहीं कर पाएगी, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक होंगे। लेस पैराइटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट एल्टीट्यूड, मतलब क्या होता है, किसी भी वॉल्यूम ऑफ गैस में ऑक्सीजन कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको हम पैराइटल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर आप सर्टेन सी लेवल से ज्यादा ऊपर जाएंगे तो आपका ऑक्सीजन प्रेशर भी कम हो जाएगा और आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है वो भी प्रॉपर तरीके से आपकी वर्किंग मसल्स तक ब्लड को नहीं पहुंचा पाएंगे, जिससे आपको जल्दी थक जाएंगे और आपका ब्रेन भी कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तभी अगर आप ज्यादा क्लाइमेट पे, ज्यादा हाइट पे जा रहे हैं तो जिसको हम डीक्लाइमेटाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें आपका हमेशा अगर आप एक सर्टेन लेवल पे जाके 1-2 दिन वहां पे रहते हैं, उसके बाद और हाइट पे जाते हैं, फिर 2-3 दिन वहां पे रहते हैं, मतलब अपनी हाइट को आपके जहां ट्रेवल कर रहे हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं कि अदर फैक्टर्स कौन से हैं जो आपके एरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, आपके एरोबिक वर्कआउट को जो परफॉर्मेंस है उसको एनहांस करते हैं, जिसको हाइपरऑक्सिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं। हाइपरऑक्सिक का मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो बॉडी इनहेल करती है थ्रू द एक्सटर्नल स्टिमुलस, आपके किसी भी तरीके से, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू, किसी भी चीज के थ्रू आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया बोलते हैं, जहां पे कम ऑक्सीजन बॉडी को मिल रही है, जिसको हम बोलते हैं हाइपरऑक्सिया। तो ये 3 टर्म है, इसकी हम बात करते हैं। हाइपोक्सिया इज मेडिकली डिफाइंड एज द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू ऑफ द बॉडी, मतलब हाइपोक्सिया में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हाइपरऑक्सिया में क्या होता है, व्हेन सेल टिश्यू एंड ऑर्गन आर एक्सपोज्ड टू एन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर आप किसी भी लेवल के लिए कंपीट कर रहे हैं, किसी भी आपने ओलंपिक्स के लिए कंपीट कर रहे हैं, स्टेट के लिए कंपीट कर रहे हैं, वहां पे देयर इज एक तरीका होता है आपकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का, आपके वर्किंग मसल को थोड़ी एक्सेस में ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं आपका हाइपरऑक्सिक ब्रीदिंग भी जिसको हम बोलते हैं। लेकिन अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन भी जाए तो वो भी अच्छी नहीं हो सकती, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मैक्सिया, नॉट क्लियरली डिफाइंड थ्रू assured as the oxygen concentration at sea level। तो बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी में अगर सर्टेन लेवल से ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है वो भी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अब हम बात करते हैं स्मोकिंग कैसे चेंज कर सकती है। स्मोकिंग कॉजेज लंग डैमेज, डेफिनेटली आपकी लंग डैमेज करती है, लेकिन जिसको एपिसीमिया बोलते हैं, एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें जब आप स्मोकिंग करते हैं, जो उसमें निकोटीन होता है, जो कार्बन होते हैं, वो आपके एल्वियोलाई को डैमेज कर देते हैं, जिससे गैसेस जो आपका फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मैंने बताया था, तो वो आपके जितने भी आपके एल्वियोलाई हैं वो धीरे धीरे करके डैमेज होते जाते हैं, जिससे बॉडी की डिफ्यूजन कैपेसिटी खत्म होती जाती है, आपकी लंग्स ज्यादा गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाएगी। इसका प्लेन एंड सिंपल मतलब होता है आपकी बॉडी में उतनी ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी।
अब एक टर्म आता है जिसको ब्लड डोपिंग भी बोलते हैं। ब्लड डोपिंग क्या है, आपकी ओलंपिक्स में बैन है इससे वे जिससे आप अपनी ही बॉडी जब ट्रेनिंग करते हैं अपनी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लाज्मा का एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको स्टोर कर देते हैं और जब भी आपका कंपीट करना होता है उसके 1-2 दिन पहले आप अपनी बॉडी में अपने ही ब्लड को वापस चढ़ा लेते हैं, जिसको हम ब्लड डोपिंग बोलते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस को 5 to 7% इंक्रीज कर देता है। तो अगर 2 बंदे जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आते हैं, अगर उनमें से एक बंदा 5% भी उसको बेनिफिट मिल जाता है तो इट मींस इट्स अ सिचुएशन ऑफ मतलब विनिंग और लूजिंग वाली सिचुएशन होती है। बट डेफिनेटली इसके बहुत ज्यादा मेजर नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। अगर आप ब्लड डोपिंग की बात कर रहे थे, ब्लड डोपिंग के बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट है। इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, जिसका मतलब ब्लड का जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है, हार्ट अटैक आएगा, आपके हार्ट को अच्छे ढंग से पंप नहीं कर पाएगा ब्लड की अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी। स्ट्रोक्स हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, HIV अगर आपके कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से जो ब्लड ट्रांसफर हुआ है, प्लाज्मा ट्रांसफर नहीं हुआ तो हाइपरटेंशन हो सकता है, फीवर हो सकता है, वेजो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, impaired ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज, किडनी डैमेज, मतलब देयर आर n नंबर ऑफ वेज जिससे आपकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं आपके जो अदर फैक्टर्स होते हैं जो आपके एरोबिक अडेप्टेशन, एरोबिक परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती है। जेनेटिक फैक्टर भी होता है, एज फैक्टर होता है, जेंडर होता है। जेनेटिक फैक्टर्स में अगर आपकी बॉडी जेनेटिकली ज्यादा स्ट्रांग है, अगर आपकी लंग कैपेसिटी जेनेटिकली अच्छी है, आपकी मसल्स में टाइप 1 टिश्यू जो भी फाइबर्स हैं उनके नंबर्स ज्यादा हैं जो जेनेटिकली डिसाइडेड होते हैं, तो आप बेटर तरीके से एरोबिकली परफॉर्म कर सकते हैं। आपका एज बहुत बड़ी मैटर हो सकता है अगर आप सर्टेन एज को, क्योंकि जैसे हम 30 को क्रॉस करते हैं हमारी बॉडी की डीजनरेशन बहुत ज्यादा फास्ट स्टार्ट हो जाती है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम स्लो हो जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। जेंडर में फीमेल्स में बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन आपका फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, जिससे उनका कहीं ना कहीं एरोबिक परफॉर्मेंस हैम्पर होती है, अपर बॉडी स्ट्रेंथ उनकी बहुत कम होती है, तो जिससे उनका प्रॉब्लम आ सकता है एरोबिक अडेप्टेशन में। अब आती है ओवर ट्रेनिंग। देखो ओवर ट्रेनिंग पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत हमने किया है लास्ट वाले लेक्चर में ओवर ट्रेनिंग की मैंने आपको बताया था, जिसमें फंक्शनल ओवर रीचिंग होता है, नॉन फंक्शनल ओवर रीचिंग होता है। लेकिन आप समझ लो अगर आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं सर्टेन लेवल से ज्यादा विदाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड रेस्ट एंड रिकवरी, तो आपको एरोबिक एंड्योरेंस में भी ओवर ट्रेनिंग हो सकती है। ये प्राइमरली एनारोबिक ट्रेनिंग में ज्यादा होती है, बट एरोबिक ट्रेनिंग में अगर ओवर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ग्रेटर वॉल्यूम ट्रेनिंग अफेक्ट्स हार्ट रेट। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिसको कार्डियक हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की जो हार्ट की वॉल है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, जिससे आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज में क्या होता है, हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम रिजल्ट इन इंक्रीज लेवल ऑफ क्रिएटिन काइनेस, जिसको इंडिकेटिंग मसल डैमेज, जिसमें आपकी क्रिएटिन काइनेस अगर आप बहुत ज्यादा कार्डियो कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी या फिर सिंगल वर्कआउट में ही, तो जिससे आपकी मसल ब्रेकडाउन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपकी बॉडी में रैप्डोमाइलोसिस भी एक मेडिकल कंडीशन हो सकती है, वो भी हो सकता है, किडनीज में प्रॉब्लम आ सकता है। मसल ग्लाइकोजन एक सर्टेन लेवल से ज्यादा डिप्लीट हो सकते हैं लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ओवर ट्रेनिंग की वजह से। एंडोक्राइन रिस्पॉन्स में क्या होता है, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो सकते हैं, कॉर्टिसोल बढ़ सकता है और आपकी बॉडी में डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ जीएच, ग्रोथ हार्मोन्स रिड्यूस हो सकता है, और आपके चेंजेस इन कैटेकोलामाइन, मतलब आपके जो एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, उनके भी बैलेंस बिगड़ सकता है। तो आज का लेक्चर इतना ही है, बहुत लंबा है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आप प्लीज अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।